जल्द ही हम इंडिया से हाईवे के थ्रू थाईलैंड जा सकेंगे। हाल ही में गवर्नमेंट ने बताया है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड के बीच बनने वाला ट्राइलेटरल हाईवे 2027 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। मोर देन 70% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। यह हाईवे इंडिया के कोलकाता सिटी, म्यांमार के कैपिटल नेपिडो और थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक से कनेक्ट होगा। इस हाईवे का टोटल लेंथ 2800 किलोमीटर है। इस हाईवे को 4 लेन का बनाया जा रहा है। ये हाईवे थाईलैंड के बैंकॉक से स्टार्ट होगा, फिर सुखोथाई, माई शॉट, फिर यहाँ से ये म्यांमार में एंट्री करेगा। वहाँ पे यांगून, बाको और फिर म्यांमार के कैपिटल नेपिडो को कनेक्ट करेगा। फिर आगे ये मांडले, कलेवा से होते हुए इंडिया में एंट्री करेगा। इंडिया में ये मणिपुर के मोरे से स्टार्ट होगा। यहाँ से होते हुए ये कोहिमा, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, श्री रामपुर और आखिर में कोलकाता से कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस हाईवे को बनाने का प्रपोजल किसने दिया था। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे को बनाने का सबसे पहले प्रपोजल 2002 में बिम्स्टेक कंट्री के मीटिंग में पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ये बिम्स्टेक ग्रुप क्या है? बिम्स्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक 7 कंट्रीज का ग्रुप है। इस ग्रुप में इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। बिम्स्टेक ग्रुप को 6 जून 1997 में बनाया गया था। बिम्स्टेक कंट्रीज बे ऑफ बंगाल रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड, इस ग्रुप की ये 7 कंट्रीज मेनली 14 पॉइंट पे काम करती हैं। बिम्स्टेक ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है? इस 7 कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन 1.73 बिलियन है। ऑलमोस्ट ये दुनिया का 22% पॉपुलेशन है। इस ग्रुप का टोटल जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। हालांकि इस ग्रुप का बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं होता है। जब से ये बना है अब तक सिर्फ 5 ही मीटिंग हुआ है। कोलकाता बैंकॉक हाईवे को बनाने में गवर्नमेंट को काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। इसे मल्टीपल फेसेस में बनाया जा रहा है। इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मणिपुर के मोरे से लेकर म्यांमार के कलेवा के बीच हाईवे बनकर रेडी हो गया था। इस रोड को 13 फरवरी 2001 में ही ऑफिशियली चालू कर दिया गया था। इस हाईवे को इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह हाईवे मोरे से स्टार्ट होता है, फिर म्यांमार में ये तामू, फिर कलेमयो और फिर कलेवा को कनेक्ट करता है। इस हाईवे को बीआरओ ने बनाया था, इंडिया के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। 2001 से लेकर 2009 तक बीआरओ हुई इस हाईवे का मेंटेनेंस करता था। फिर 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने म्यांमार को ये रोड ट्रांसफर कर दिया और दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया इस हाईवे को रिपेयर करेगा और चौड़ा करेगा। म्यांमार की गवर्नमेंट ने कहा था कि इस हाईवे के सारे पुराने ब्रिजेस को अपग्रेड करेगा, बट आगे चलकर म्यांमार की गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया। म्यांमार की गवर्नमेंट का कहना था कि हमारे पास पैसे नहीं है। फिर मई 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इस हाईवे को रिपेयर करने और वाइड करने और सारे 71 ब्रिजेस को खुद अपग्रेड करेगी और ये सब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। बट ये पेपर पे ही रह गया, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम शुरू नहीं हुआ। म्यांमार ने ये भी कहा था कि वो यार्गी से मुनीवा सेक्शन को अपग्रेड करेगा और मांडले से वहाँ के कैपिटल नेपिडो और यांगून के बीच वाला मोटरवे ट्रैवल करने के लिए चालू कर देगा। बट 2015 में म्यांमार में इलेक्शन हुआ एंड न्यू गवर्नमेंट पावर में आई। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो भी एग्रीमेंट हुआ था वो सारा मिलिट्री गवर्नमेंट से हुआ था। मिलिट्री की गवर्नमेंट ने जो भी कमिटमेंट किया था, न्यू गवर्नमेंट उन सभी एग्रीमेंट से खुद को विड्रॉ कर लिया। म्यांमार पॉलिटिकली काफी अनस्टेबल है। 2016 में 1962 के बाद पहली बार नॉन मिलिट्री पर्सन म्यांमार का प्रेसिडेंट बना और म्यांमार के न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट पहली बार 2016 में इंडिया के विजिट पर आए थे। इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर थी क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी आ गया था। 2016 के विजिट में बहुत सारे एमओयू साइन किया। इसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड प्रोजेक्ट पे भी बात हुआ था। इस विजिट के दौरान ये डिसाइड हुआ कि तामू कलेईगोन कलेवा के 149 किलोमीटर हाईवे और यहाँ के 69 ब्रिजेस को अपग्रेड करने, कलेवा से यागई इस 120 किलोमीटर हाईवे को भी अपग्रेड किया जाएगा और इस पूरे रूट के 73 ब्रिजेस को रिनोवेशन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फंड देगी। इस रूट पे जो भी 73 ब्रिजेस हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के हैं। अगस्त 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। मोरे से लेकर मोइशोट इस 1360 किलोमीटर हाईवे के सारे पेंडिंग काम को कंप्लीट
कंप्लीट करने के लिए इंडिया खुद सारा पैसा देगा। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने $256 मिलियन फंड एलोकेट किया। अगर हम म्यांमार थाईलैंड के साइड वाले प्रोजेक्ट को देखें तो म्यांमार थाईलैंड गवर्नमेंट ने 2012 में मोवेड्डी से टेंगोंग और कॉकरेक इस 251 किलोमीटर कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर 2015 में ऑफिशियली चालू कर दिया था। उसी साल म्यांमार थाईलैंड ने मोवेड्डी से लेकर मोइशोट तक हाईवे बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन भी रखा था। म्यांमार की इकोनॉमी वीक होने की वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। जैसे थैटोन से इंदू के बीच 68 किलोमीटर हाईवे को अपग्रेड करके इसको वाइड करना था, बट म्यांमार के पास पैसे नहीं थे। म्यांमार ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प करने के लिए कहा। इंडियन गवर्नमेंट ने थाईलैंड गवर्नमेंट को कहा कि आप उसको हेल्प कर दें। फरवरी 2017 में म्यांमार और थाईलैंड की गवर्नमेंट ने MOU साइन किया और म्यांमार ने $51 मिलियन इन्वेस्ट करके अपग्रेड कर चौड़ा कर दिया। इंडियन साइड का हाईवे बनकर कंप्लीट हो गया है और थाईलैंड के साइड का भी ऑलमोस्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। म्यांमार में ही काम बाकी है, उस पर काम चल रहा है। इस हाईवे से इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड कनेक्ट होने के बाद इसे फ्यूचर में एक्सटेंड करके कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक कनेक्ट किया जाएगा। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम इस हाईवे प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं और फ्यूचर में बांग्लादेश भी इस हाईवे से खुद को कनेक्ट करेगा। इस हाईवे कनेक्टिविटी से इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच ट्रेड बढ़ेगा और सभी कंट्रीज को काफी फायदा होगा। इंडिया के लिए भी यह हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। यह हाईवे का काम बहुत पहले बनकर कंप्लीट हो गया होता, बट म्यांमार के वजह से ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो गया है। आखिरकार म्यांमार में इस हाईवे प्रोजेक्ट को बनाने में इतना डिले क्यों हो रहा है? इस वक्त जिस रूट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो हाईवे के कंस्ट्रक्शन को रोक रहे हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर, इंजीनियर्स पर अटैक करते हैं, बहुत से वर्कर्स को किडनैप कर लेते हैं और यह सब अटैक ज्यादातर अराकन आर्मी नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप है वो कर रही है। यहाँ पर संगेंग रीजन म्यांमार की मिलिट्री और अराकन आर्मी के बीच काफी बड़ा झड़प हुआ था। इन सभी सिक्योरिटी इशू की वजह से कंस्ट्रक्शन बार बार रुक रहा है। यहाँ पर सिक्योरिटी को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा ताकि हाईवे का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली खुद वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप अराकन आर्मी से बात किया और उनको कहा कि तुम लोग इस हाईवे को बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। देखो, अगर वो लोग इंडिया की बात को नहीं मानते और यहाँ के कंस्ट्रक्शन को बार बार रोकते तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती? बहुत सारा वेपन म्यांमार के आर्मी को दे देती। म्यांमार के आर्मी जाकर उनको और अटैक करती तो इनडायरेक्टली उनको भी नुकसान होता। तो इसके लिए अब यहाँ पे वे कंस्ट्रक्शन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप म्यांमार में इस वक्त एक्टिव है। ये जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, म्यांमार से अलग होकर खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। म्यांमार में बहुत सारे एरियाज में सिविल वॉर जैसे सिचुएशन है और दूसरी तरफ म्यांमार में पॉलिटिकली भी इंस्टेबिलिटी है। कहा जाता है कि इस वक्त म्यांमार की मिलिट्री का अपने कंट्री के सिर्फ 30 से 40% एरियाज पर ही पूरा कंट्रोल है। बाकी सब एरियाज में कोई न कोई मिलिटेंट्स ग्रुप एक्टिव है। कुछ एरियाज में तो मिलिटेंट्स ग्रुप अपना खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे चलाते हैं। वहाँ पे उनका खुद का रूल है, खुद टैक्स कलेक्शन करते हैं, खुद की गवर्नमेंट चलाते हैं। अगर हम इस वक्त म्यांमार में कुछ बड़े सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप को देखें तो म्यांमार के जो रखाइन एरिया है, यहाँ पर काफी पावरफुल सेपरेटिस्ट अराकन आर्मी मिलिटेंट ग्रुप है। ये इस पूरे एरिया को म्यांमार से काटकर खुद का इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं। म्यांमार के रखाइन एरिया में इंडिया सितवे पोर्ट बना रहा है ताकि हम म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो सके, बट इन सब मिलिटेंट्स की वजह से यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। आप लोगों ने रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में सुना होगा। 2017 में रखाइन स्टेट में वहाँ के बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स के बीच में काफी बड़ा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत बड़ा दंगा हुआ था। इसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे दंगे होते थे, बट 2017 में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस पूरे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में मोर देन 24,000 लोग मारे गए थे। बहुत सारे रोहिंग्यास मुस्लिम माइग्रेट करके इंडिया और बांग्लादेश में आने लगे और अभी भी धीरे धीरे माइग्रेट करके इन दोनों कंट्रीज में आ रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियली 40,000 रोहिंग्यास को इंडिया में शरण दिया हुआ है। अनऑफिशियली इंडिया में रोहिंग्यास कितने रहते हैं इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज में काफी इलीगल रोहिंग्यास माइग्रेट करके आ रहे हैं और दोनों कंट्रीज को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये मिलिटेंट ग्रुप सिर्फ म्यांमार के लिए नहीं बल्कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। म्यांमार से बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आकर अटैक करते हैं और फिर भागकर म्यांमार में जाकर छुप जाते हैं। इन मिलिटेंट्स ग्रुप को चाइना काफी फंडिंग दे रहा है और बहुत सारे एडवांस वेपन भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि इस एरियाज में पाकिस्तान की ISI भी काफी एक्टिव हो गई है। यहाँ पे ISI मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है और मिलिटेंट ग्रुप्स इंडिया के
नॉर्थ ईस्ट में आकर अटैक भी कर रहे हैं। आखिर चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना कभी नहीं चाहता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो। अगर इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट में स्टेबिलिटी होना और वहाँ पे डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी सक्सेसफुल होने से नॉर्थ ईस्ट आसियान कंट्रीज के लिए गेटवे बन जाएगा, और जो कि चाइना कभी नहीं होने देना चाहता। और पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जब से म्यांमार में 2021 में फिर से मिलिट्री रूल लगा है, उसके बाद से ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ मेंबर्स ने मिलिट्री के अगेंस्ट वेपन उठा लिया है और वे मिलिट्री पर अटैक करते हैं। उनका कहना है कि हम फिर से म्यांमार में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। म्यांमार में तो सिचुएशन पहले से और बदतर हो गया है। तो आप इन सभी बातों से समझ सकते हो कि जिस कंट्री में इतनी इंस्टेबिलिटी हो, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो, गवर्नमेंट का खुद पूरे कंट्री पे कंट्रोल ना हो, वहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना कितना चैलेंजिंग है। उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस हाईवे को बनाकर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आखिर ये हाईवे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इस हाईवे से इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आसियान कंट्रीज क्या है? आसियान 10 कंट्रीज का ग्रुप है। इसे 1967 में बनाया गया था। आसियान कंट्रीज इकोनॉमिकली काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। आसियान ग्रुप एक सक्सेसफुल ग्रुप है। इसे फ्यूचर का यूरोपीय यूनियन भी कहा जा रहा है। आसियान कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 700 मिलियन है। आसियान कंट्रीज में वर्ल्ड का 8.5% पॉपुलेशन रहता है और आसियान कंट्रीज का 60% पॉपुलेशन का एज 35 साल से कम है। मतलब ये कंट्रीज भी इंडिया के जैसे काफी यंग है। आसियान कंट्रीज का टोटल जीडीपी 3.6 ट्रिलियन डॉलर है, ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर है। अगर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पावर परचेसिंग पैरिटी में देखे तो 10 ट्रिलियन डॉलर है। इस वक्त इंडिया का 13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। आसियान कंट्रीज का जीडीपी ग्रोथ 4.5 से 5% के बीच है। जिस स्पीड से ये कंट्रीज ग्रो हो रही हैं, कहा जा रहा है कि 2028 तक इनका जीडीपी बढ़कर 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। आसियान कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से ज्यादा है, ऑलमोस्ट $5,000। आसियान कंट्रीज में वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट वर्क फोर्स रहता है। सबसे ज्यादा चाइना, फिर इंडिया, फिर आसियान कंट्रीज। और 2021 में आसियान कंट्रीज में $224 बिलियन FDI आया था। आसियान कंट्रीज का टोटल एक्सपोर्ट 1.73 ट्रिलियन डॉलर है और इंपोर्ट 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इनका शेयर 8.24% है। पिछले कई सालों से आसियान कंट्रीज में चाइना का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में चाइना और आसियान कंट्रीज के बीच $970 बिलियन का ट्रेड हुआ था। अगर हम आसियान इंडिया के बीच ट्रेड देखें तो हमारे बीच $131 बिलियन का ट्रेड होता है। आसियान कंट्रीज पूरी दुनिया में अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए पिछले कई सालों से बहुत सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही हैं। आसियान कंट्रीज ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। 2020 में आसियान कंट्रीज ने RCEP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसे कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया भी इसे ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन बाद में इंडिया ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 15 कंट्रीज मेंबर हैं और इन कंट्रीज के बीच मोर देन $2.5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। RCEP कंट्रीज का ग्लोबल जीडीपी में शेयर 30% है। इस वक्त $29 ट्रिलियन है और इन 15 कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन 2.3 बिलियन है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन को कवर करता है। RCEP फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ये कंट्रीज गुड्स पर लगने वाले टैरिफ को 90% हटा देती हैं। इन सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आसियान कंट्रीज को काफी बेनिफिट मिल रहा है। आसियान कंट्रीज का लोकेशन जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आसियान कंट्रीज इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती हैं और आसियान कंट्रीज से काफी इंपॉर्टेंट सी रूट होकर गुजरता है। यहाँ पर ही स्टेट ऑफ मलक्का है। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 22% ट्रेड मलक्का स्टेट से ही होकर जाता है। मलक्का स्टेट के सी रूट पर चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज काफी डिपेंडेंट है। यहाँ से इन कंट्रीज का मोर देन 70-80% ऑयल पास होता है। ये कंट्रीज जो भी ऑयल इंपोर्ट करती हैं ऑलमोस्ट 70-80% इसी रूट से होकर जाता है। ऑयल और गैस के ट्रेड के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। मलक्का स्ट्रेट के पास में ही साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी भी ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर साउथ चाइना सी में मोर देन $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है।
मोर देन 60% ऑफ ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड और मोर देन 22% ग्लोबल ट्रेड साउथ चाइना सी से ही होते हुए जाता है। 40% ऑफ द ग्लोबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट साउथ चाइना सी से ही होते हुए जाता है। चाइना का 65% टोटल ट्रेड, जापान का 42% टोटल ट्रेड और इंडिया का 55% टोटल ट्रेड इसी साउथ चाइना सी से ही पास होता है। यूएसए का ट्रेड सिर्फ 14% ही पास होता है। वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में से 3 इकोनॉमीज का तो मैक्सिमम ट्रेड साउथ चाइना सी से ही होते हुए जाता है। इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और आसियान जैसी कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना पूरे साउथ चाइना सी को कंट्रोल करे, बट चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर क्लेम करता है। उनका 9 डैश लाइन एक थियोरी है, उसके हिसाब से बोलते हैं कि ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है और इस साउथ चाइना सी के वजह से आसियान कंट्रीज का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटी सी बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।